तो आज के इस एक्सप्लेनेर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं साल 2005 के सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के। सोचिए, एक ऐसा कानून जिसने सरकार, मीडिया और देश के हर एक नागरिक के बीच के रिश्ते को रातों रात बदल दिया। ये सिर्फ कागजों पर लिखा कोई नियम नहीं है, बल्कि असल में ये वो मास्टर की है जिसने सरकारी सीक्रेसी के उन बंद दरवाजों को खोल दिया जो दशकों से आम जनता की पहुंच से बहुत दूर थे। तो चलिए इस ऐतिहासिक बदलाव की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सत्ता के गलियारों में पारदर्शिता की यह नई रोशनी पहुंची। और इस सफर में हमारे सामने क्या क्या होगा। सबसे पहले हम पारदर्शिता के नए युग को समझेंगे, फिर मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसके बाद सुशासन और आरटीआई का हथियार, प्रेस परिषद का ऐतिहासिक संघर्ष और आखिर में न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। सरकारी गोपनीयता की उस लोहे की दीवार के पीछे क्या छिपा था, आज हम वो सब जानने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है ये। भाग 1, पारदर्शिता का नया युग। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, 12 अक्टूबर 2005 का वो दिन, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी दिन आरटीआई पूरी तरह से लागू हुआ था और इसके साथ ही वो पुरानी मानसिकता हमेशा के लिए खत्म हो गई जहां सरकार से सवाल पूछना लगभग नामुमकिन सा लगता था। सोचकर देखिए, एक दौर था जब आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का राज हुआ करता था। उसका सीधा सा फंडा था, गोपनीयता ही नियम है और जानकारी देना एक अपवाद। मतलब सरकार का हर काम टॉप सीक्रेट रहेगा। लेकिन फिर आरटीआई 2005 ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही पलटकर रख दिया। अचानक से नया नियम बन गया कि पारदर्शिता ही आदर्श है और गोपनीयता सिर्फ एक अपवाद। सरकार का डिफॉल्ट मोड अब बातें छिपाने से बदलकर बिल्कुल ओपन और ट्रांसपेरेंट हो गया। वैसे आज के इस एक्सप्लेनर का बेस इग्नो यानी द पीपल्स यूनिवर्सिटी का अकादमिक स्रोत है। इस स्रोत के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के लेवल पर कामकाज में ज्यादा से ज्यादा खुलापन और पारदर्शिता लाई जा सकती है। भाग 2, मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अब जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो ही रही है तो मीडिया का जिक्र तो आएगा ही ना। मीडिया वो अनौपचारिक संस्था है जो राज्य की औपचारिक संस्थाओं पर अपनी नजर बनाए रखती है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही साफ तौर पर समझाया गया है। इसके मुताबिक किसी भी इंसान को बिना किसी रोक-टोक के अपने विचार रखने और किसी भी मीडिया के जरिए जानकारी हासिल करने और उसे बांटने का पूरा अधिकार है। असल में यही तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव होती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ कोई कानूनी पन्ना नहीं है, इसके बहुत गहरे सामाजिक मायने हैं। पहला, ये हमें आत्मसंतुष्टि या कहें कि सेल्फ फुलफिलमेंट पाने में मदद करता है। दूसरा, ये फैसले लेने की प्रक्रिया में हमारी हिस्सेदारी को मजबूत करता है। और तीसरा, स्थिरता और समाज में बदलाव के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। मीडिया इन्हीं उद्देश्यों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक बहसों को एक नई दिशा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, सुशासन और आरटीआई का हथियार। अब यहां हम गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आरटीआई जवाबदेही तय करने के लिए एक बेहद ताकतवर हथियार बन गया। सुशासन की कुछ कोर बातें होती हैं, जैसे भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, समानता और समावेशिता और हाँ, प्रभावशीलता और दक्षता। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तक हमारे पास एकदम सही, अपडेटेड और प्राइमरी जानकारी नहीं होगी ना, तब तक इनमें से कोई भी चीज़ हकीकत में नहीं बदल सकती। और जानकारी पाना इतना आसान तो था नहीं। लंबे समय तक अधिकारी इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को एक लोहे की दीवार की तरह इस्तेमाल करते थे। किसी भी बात का जवाब ना देना जैसे एक नियम बन गया था। लेकिन आरटीआई वो धारदार हथियार साबित हुआ जिसने असहयोग की इस लोहे की दीवार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इसी की वजह से सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों का पर्दाफाश करना मुमकिन हो पाया। इसके अलावा आरटीआई ने एक और बहुत ही शानदार काम किया है। इसने उन जगहों के बंद दरवाजे खोल दिए जहां आम पब्लिक का जाना लगभग मना ही होता है, जैसे कि जेल, अनाथालय, पागलखाने और निराश्रित महिलाओं के शेल्टर होम्स। अंदर क्या चल रहा है ये दुनिया से हमेशा छिपा रहता था, लेकिन अब खोजी पत्रकार आरटीआई का इस्तेमाल करके इन जगहों की असलियत को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। भाग 4, प्रेस परिषद का ऐतिहासिक संघर्ष। चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं 1990 के दशक में।
ये जो आरटीआई का कानून है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गया था। इसके पीछे एक बहुत ही लंबा और कामयाब संघर्ष छिपा हुआ है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। मार्च 1996 में ब्यावर में हुए एक सेमिनार से बात शुरू हुई, फिर अगस्त में आरटीआई वर्कशॉप और 1996 में ही पहला ड्राफ्ट बिल लाया गया। नवंबर 1997 में दिल्ली में 2 दिन का सेमिनार हुआ और फिर फरवरी 2000 और मार्च 2001 तक आते आते प्रेस काउंसिल ने साफ कर दिया कि मीडिया के लिए ये कानून कितना जरूरी है। निखिल चक्रवर्ती और कुलदीप नैयर जैसे मशहूर पत्रकारों ने जमीनी स्तर के आंदोलनों के साथ मिलकर पूरे देश में एक गजब की जागरूकता पैदा कर दी थी। भाग 5, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। अब यहाँ भारत की न्यायपालिका की बात करना बहुत जरूरी है। हमारी अदालतों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि आरटीआई कोई मामूली कानून नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी मानवा अधिकार है। तो सबसे अहम बात यह है जो न्यायमूर्ति सामंत ने कही थी। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार को कोई अलग से जोड़ा गया विषय नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का एक जरिया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 जैसी घोषणाएं तब तक बेमानी हैं जब तक उन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस कानून न हो। बिना आरटीआई के हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे चंद शब्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था कि देश के प्रशासन के बारे में सही तथ्य जानने का नागरिकों का अधिकार लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है। ये इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जब तक जनता को सही जानकारी नहीं होगी, तब तक कोई भी सच्चा लोकतंत्र काम ही नहीं कर सकता। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल आता है। जब शासन में कुछ भी छिपाकर रखना नियम न होकर सिर्फ एक अपवाद बन जाए, तो जनता लोकतंत्र का भविष्य कैसे तय करेगी? देखिए, पूर्ण पारदर्शिता अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। सिर्फ जानकारी मिल जाना ही काफी नहीं है ना, उस जानकारी का सही और सकारात्मक इस्तेमाल करना ही एक मजबूत समाज की निशानी है। इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में नागरिक की असली ताकत क्या होती है। इस बेहद खास सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।